नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल से घबराया चीन। सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का होगा हिस्सा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। चीन की नींद उड़ा दी है भारत ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश भर में 69,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी ने देश को दी खुशखबरी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश की हुई शानदार उपलब्धि, देश की बढ़ती सैन्य क्षमता के बाद भारत बना हिंद महासागर का वास्तविक संरक्षक। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर के अब सभी देश भारत पर संरक्षण के लिए भरोसा कर सकते हैं और यह भारत की मोदी सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल से घबराया चीन। सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का होगा हिस्सा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से अत्याधुनिक व नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। भारत में इस श्रेणी की यह पहली मिसाइल है जिसे खासतौर पर वायुसेना के लिए बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रुद्रम मिसाइल को ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण प्रक्षेपण किया गया। इसने पूरी सटीकता के साथ विकिरण लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण से लंबी दूरी तक हवा में प्रहार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइलें विकसित करने की क्षमता भारत को हासिल हो गई है। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के विकास के साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। अब भारत अमेरिका, रूस एवं जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया है। इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत का लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इसे वर्ष 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में इसके विकास की गति धीमी रही, जिस कारण इसके निर्माण में विलंब हुआ। बाद में इसके विकास ने गति पकड़ी तथा भारतीय वायुसेना ने भी इसके विकास में रुचि दिखानी प्रारंभ की। इसका प्रथम परीक्षण 2017 में पहले कर लिया गया, जो पूर्णतया सफल रहा था। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 987 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया गया था। फिर यह मिसाइल कई तकनीकी परीक्षणों से गुजरी और सफलता के मुकाम को हासिल किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, देश भर में 69,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता, ईंधन लागत और प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चलन को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशनों की कमी और ज्यादा उत्पादन लागत है। केंद्र सरकार चाहती है कि पेट्रोल पंपों की तरह देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2020 में गडकरी ने अमेरिका और ब्राजील की तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पेट्रोल, एथनॉल, CNG तीनों से चलने वाले व्हीकल इंजन बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। गडकरी ने भरोसा जताया कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन के अवसर को अपनाना चाहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को डबल डेकर बसों की मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी काम करना चाहिए। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे के तौर पर डेवलप कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शानदार उपलब्धि, देश की बढ़ती सैन्य क्षमता के बाद भारत बना हिंद महासागर का वास्तविक संरक्षक। जी हां दोस्तों, 8वीं कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चले आ रहे तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने के लिए चीन तैयार हो गया है। हालांकि उसका हृदय परिवर्तन अचानक मानवता के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि यह भारतीय सेनाओं के असली स्वरूप तथा इसके सैनिकों की इच्छा शक्ति, शारीरिक मजबूती तथा समर्पण की भावना को मई से लेकर अब तक देखने के बाद हुआ है। गलवान घाटी विवाद में भारतीय सैनिकों ने निहत्थे ही सादी वर्दी में चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर इसका प्रदर्शन कर दिया है। चीन को संदेश साफ शब्दों में दिया जा चुका है कि अब भारत वर्ष 1962 का पिछड़ा तथा गरीब भारत नहीं है, बल्कि अब वह 2020 का आर्थिक एवं सैन्य महाशक्ति है। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में केवल इसे लूटा, जिस कारण देश में चारों तरफ पिछड़ापन, गरीबी तथा अव्यवस्था का माहौल था। सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना के पास नाम मात्र के हथियार जैसे
303 वोल्ट एक्शन राइफल जैसे ही हथियार थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक सीमाओं तक पहुंचने के लिए सड़कों तथा अन्य आधारभूत ढांचे का नामो निशान तक नहीं था। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे लेह लद्दाख इत्यादि में स्थिति और भी खराब थी। इस स्थिति का फायदा उठाकर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के द्वारा वर्ष 1950 के आसपास तिब्बत पर कब्जे के बाद पूर्वी लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश के 48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन के नाम से पुकारा जाता है, पर चुपचाप वर्ष 1959 के आसपास कब्जा कर लिया। संसाधनों की कमी तथा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इसकी सूचना भारत को काफी देर से लगी, जिस कारण वह इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करके अभी तक जमा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिस सुरंग से आतंकियों ने की थी भारत में घुसपैठ, उसमें 150 फीट तक रेंगते हुए पहुंचे बीएसएफ अधिकारी, खोल दी पाकिस्तान की पोल। जी हां दोस्तों, कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बाद से सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सांबा और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। गश्ती का उद्देश्य आतंकियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों का पता लगाने का भी है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए 200 मीटर लंबे सुरंग का इस्तेमाल किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियां जैश के चारों आतंकवादियों के नाम और ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का साफ मानना है कि हमलावर 19 नवंबर की रात में बाहर निकलने से पहले सुरंग के अंदर रुके थे। उनका कहना है कि 173 बटालियन के कमांडेंट राठौर ने उन्हें बताया कि जैश के आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए सुरंग ने करीब 150 फीट तक सुरक्षा बल के जवान रेंगते हुए गए, जहां उन्हें बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री के साथ साथ उसके पैकेट भी मिले। पैकेट पर लाहौर स्थित कंपनी मास्टर क्यूसिन कपकेक का नाम दर्ज है। साथ ही निर्माण तिथि मई 2020 और एक्सपायरी डेट 17 नवंबर 2020 अंकित है। जानकारों ने बताया कि निश्चित रूप से सुरंग से बाहर निकलने के लिए सीमा की दूसरी ओर यानी पाकिस्तानी स्पॉटर शायद एक रेंजर के अधिकारी ने आतंकवादियों की मदद की होगी। खुफिया जानकारी में कहा गया है कि चारों आतंकवादियों को शकरगढ़ कैंप से लॉन्च किया गया था और रामगढ़ और हीरानगर सेक्टरों के बीच सांबा जिला के मावा की ओर ले जाया गया। पिकअप पॉइंट जटवाल गांव था। चारों आतंकवादी किसी बड़े हमले की योजना से भारत में दाखिल हुए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने उनके ट्रक को रोक लिया और एनकाउंटर में सभी 4 आतंकवादी मारे गए। नगरोटा के पुलिस स्टेशन में इस घटना के बारे में मामला दर्ज किया गया। शवों की बरामदगी से पता चलता है कि आतंकवादियों के पास एक बड़े ऑपरेशन की योजना थी। उनके पास से 1.5 लाख रुपए, वायर कटर, चीनी ब्लैक स्टार पिस्तौल, हथगोले, राइफल और विस्फोटक के अलावा नाइट्रोसेल्यूलोज ईंधन तेल, जिसका उपयोग 2019 के पुलवामा हमले में भी किया गया था, बरामद किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक मंत्री खफा, ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है। इसके मद्देनजर एक और जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विपक्षी भाजपा से मुकाबले की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर उपज रहे असंतोष से निपटने की चुनौती भी उसके सामने है। पार्टी के अनेक सदस्यों ने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। राज्य के परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने ममता बनर्जी नीति शासन के खिलाफ खुले तौर पर शिकायतें की हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता असंतुष्टों को शांत करने के उपाय खोज रहे हैं। अधिकारी बीते कुछ महीनों से पार्टी के शीर्ष नेताओं से दूरी बनाकर रखी है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है और बनर्जी के बाद पार्टी में वह दूसरे क्रम पर माने जाते हैं। दूसरी ओर तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि मंत्री पार्टी के साथ हैं और जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, वैसा कोई संकट नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी ने उनसे बातचीत शुरू कर दी है। अधिकारी का पूर्वी मिदनापुर और जंगल महल क्षेत्र की करीब 45 सीटों में प्रभाव माना जाता है। हालांकि पार्टी का एक वर्ग उनके अगले कदम को लेकर आशंकित भी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के राफेल दस्ते से डरा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा 5 JF-20 फाइटर जेट्स। जी हां दोस्तों, भारत के राफेल दस्ते से डरा पाकिस्तान अब चीन की तरफ भाग रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत से डरे पाकिस्तान ने चीन से JF-20 फाइटर जेट्स खरीदने की पहल की है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान सरकार को हाल ही में JF-20 फाइटर जेट्स मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया था और अब पाकिस्तान सरकार ने चीन से 5 JF-20 फाइटर जेट्स खरीदने की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक चीन से इन फाइटर जेट्स को लेने को लेकर इसकी कीमत आड़े आ रहा था। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन इसकी जो कीमत मांग रहा था वो पाकिस्तान सरकार को बहुत ज्यादा लग रही थी, मगर फ्रांस से भारत में राफेल दस्ते
वक्त आते ही पाकिस्तान ने चीन से फिर से इन जेट्स को खरीदने के लिए संपर्क साधा है। यही नहीं, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद GF-17 जेट्स में बड़ी खराबियां पाई गई थी और उनका भी चीन के साथ मिलकर अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इनमें तुर्की की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तानी वायुसेना के करीब 40 GF-17 लंबे समय से ग्राउंडेड हैं। इनमें कैनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी पाई गई थी, साथ ही पायलट के इजेक्शन में भी तमाम खराबियां पाई गई। यही नहीं, GF-17 में कई जगह क्रैक्स भी पाए गए थे, जिसके बाद से इन जेट्स को पाकिस्तान वायुसेना ने ग्राउंड कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC विवाद पर राहुल के ट्वीट पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा इन्हें भारत से ज्यादा चीन की चिंता। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। इस बार उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चीन की भू राजनीतिक रणनीति की हकीकत का मुकाबला PR संचालित मीडिया रणनीति से नहीं किया जा सकता है। यह साधारण बात भारत सरकार का संचालन करने वालों को समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने हमला बोला है। शेट्टी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल जी को भारत से ज्यादा चीन की चिंता है, जबकि हम लोगों को भारत की चिंता ज्यादा है और हमें अपने PM और सेना के जवानों पर ज्यादा विश्वास है। इसलिए राहुल जी चीन के बारे में जो भी बात करते हैं उसे हमें अनदेखा करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने बुलाई सभी मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक, क्या फिर से होगा लॉकडाउन? जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे रोगियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बैठक मंगलवार को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में कोरोना महामारी को रोकने के लिए आगे की रणनीतियों के साथ वैक्सीन के आगमन की स्थिति में व्यवस्थाओं पर मंथन होगा। इस खबर के सामने आने के बाद अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन या कर्फ्यू लगने वाला है। बता दें, हाल के दिनों में कोरोना प्रभावित राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगरोटा, पाकिस्तान की नापाक चाल की भारत ने खोली पोल, दुनिया को बताई सच्चाई। जी हां दोस्तों, देश के अंदर आतंक फैलाने और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने की पाकिस्तान साजिश को भारत ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को भारत ने कुछ चुनिंदा देशों के राजदूतों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदेश सचिव ने इन्हें बताया कि किस तरह पाकिस्तान से प्रशिक्षित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद मिले हथियार और दूसरे उपकरण से पाकिस्तान के हाथ साफ साबित हुए थे। राजदूतों से हुई बातचीत के दौरान ये डाजियर भी दिए गए। विदेश सचिव ने इन्हें जानकारी दी कि घाटी के सांबा सेक्टर में मिले सुरंग से साबित हो गया है कि किस तरह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी कई और देशों के राजदूतों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर ग्लोबल स्तर पर लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत की यह कवायद उसी प्रोपेगेंडा का सबूतों के साथ जवाब देना है। इससे पहले बीते शुक्रवार को PM मोदी की अगुवाई वाली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव के अलावा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में PM नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और इंटेलिजेंस कर्मियों की तारीफ करते हुए उन्हें लगातार चौकस रहने को भी कहा। मालूम हो कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 खतरनाक आतंकियों के घंटों मुठभेड़ के बाद मारा गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगरोटा साजिश के पीछे चीन पाकिस्तान की मिलीभगत, लद्दाख में भारत पर दबाव बनाना चाहता था ड्रैगन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव का असर नियंत्रण रेखा पर साफ नजर आ रहा है। चीन नहीं चाहता कि भयंकर ठंड में उसके सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों के मुकाबले खड़े रहें। ऐसे में उसने साजिश का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स इसी ओर इशारा करते हैं। पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान दोनों की साझा रणनीति होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक चीन का गणित ये हो सकता है कि आतंकी हमले की वजह से भारत पर लद्दाख में पीछे हटने के लिए उसकी शर्तों को मानने का दबाव बढ़ेगा। जैश के जो आतंकी ढेर किए गए उनके हैंडलर्स के टेक्स्ट मैसेजेस यह साफ करते हैं कि पूरी साजिश को इस्लामाबाद से बैकअप मिल रहा था। हालांकि शीर्ष सूत्रों का दावा है कि इसमें चीन ने उसका साथ दिया। पाकिस्तान और चीन दोनों ने ही जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के कदम का विरोध किया था। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पिछले साल 5 अगस्त को हुए इस फैसले के बाद से ही घाटी में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे थे। चीन इस साजिश का हिस्सा अपने फायदे के लिए बना। उसकी सोच ये है कि एक आतंकी हमला भारत को बैकफुट पर ला देगा और वह सीमा से सैनिकों को पीछे हटाने की उसकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
देवेंद्र फडणवीस बोले, एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा, अखंड भारत में विश्वास करती है भाजपा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत में विश्वास करती है और कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। फडणवीस एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें शिवसेना नेता ने बांद्रा वेस्ट स्थित कराची स्वीट्स की दुकान के मालिक को कथित तौर पर कराची शब्द को हटाने के लिए कहा था। फडणवीस ने कहा, हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं, हम यह भी मानते हैं कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। शिवसेना नेता नितिन मधुकर नंदगांवकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कराची स्वीट्स दुकान के मालिक को दुकान का नाम बदलने के लिए कहा गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वीडियो में शिवसेना नेता कहते हैं, आपको यह करना होगा, हम आपको समय दे रहे हैं। नितिन नंदगांवकर के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह निरर्थक मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान का नाम बदलना पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, कराची बेकरी और कराची मिठाई पिछले 60 वर्षों से मुंबई में है, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके नामों को बदलने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है, उनका नाम बदलने के लिए शिवसेना का आधिकारिक रुख नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज RSS की बैठक का दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को लेकर जन जागरण और राम मंदिर निर्माण में जन सहभागिता बढ़ाए जाने पर विचार होगा। 3 सत्रों में होने वाली बैठक में लव जिहाद, पर्यावरण संरक्षण, गौरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। सत्र समापन पर भागवत का संबोधन। इस सत्र के समापन पर मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। संघ प्रमुख संगठन के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण संदेश देंगे जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में RSS के कुछ नेताओं के नाम भी तय किए जा रहे हैं जिन्हें बीजेपी में भेजा जाना है। RSS प्रमुख इस बैठक के बाद कुछ स्वयंसेवकों को बीजेपी में भेजने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के पहले दिन शुरुआती 2 सत्रों में लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवकों की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान प्रांतों के पदाधिकारियों ने अपने काम गिनाए। खाना, कपड़ा, अनाज वितरण के साथ ही इलाज और वाहनों की व्यवस्था के बारे में बताया गया। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने लोगों को सहायता करने, आत्मनिर्भर बनाने और सक्रिय होने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस किलर मशीन से घबराए चाइना पाकिस्तान, ऊंची चोटियों पर मचा सकती है कहर। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने बेंगलुरु में HAL के बनाए गए हाइलाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया और साथ ही उड़ान भी भरी। उनकी ये उड़ान इसलिए खास है क्योंकि इसी साल अगस्त में LCH को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में LCH अपाचे से भी ज्यादा प्रभावी है। दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर। वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका ताकत का नमूना सियाचिन में लैंडिंग के साथ दिख गया था। जो काम दुनिया का सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर अपाचे नहीं कर सकता वो LCH ने कर दिखाया था। इसके लगभग 3 महीने बाद वायुसेना प्रमुख की इस उड़ान ने दुनिया को ये बता दिया है कि आने वाले समय में ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। भारत के लिए LCH हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में क्यों अहम हो गया है, इसे जानने के लिए आपको 3 महीने पीछे जाना होगा। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने अपने पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिया था। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती को हर कोई हैरत भरी निगाह से इसलिए देख रहा था क्योंकि ना तो ये अब तक आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं और ना ही ये भारतीय सेना के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे में सबके होठों पर सवाल था कि अमेरिकी अपाचे से पहले LCH की तैनाती क्यों की गई। दरअसल भारत के पास इस वक्त मौजूद अमेरिका का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे आधुनिक तो है, लेकिन LCH ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में जंग लड़ने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में LCH की रेंज ज्यादा लंबी है। लद्दाख बॉर्डर 18,000 फीट तक ऊंचाई पर भी है। ऐसे इलाकों और बर्फीले मौसम में रोटरी विंग्स वाले अपाचे को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटरस होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। जी हां दोस्तों, देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चीन से तनाव के बीच अस्त्र एयर कॉम्बैट मिसाइल का जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए परीक्षण किया जाएगा। दरअसल चीन से मौजूद तनाव को देखते हुए भारत लगातार
अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई है। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अस्त्र मिसाइल ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं अब तेजस और विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का एकीकरण लगभग पूरा हो गया है। अगले कुछ महीनों के भीतर स्वदेशी लड़ाकू विमान में स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण शुरू हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है और हर मौसम में यह अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। इस अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 100 किलोमीटर की है। अस्त्र मिसाइल का आकार अन्य मिसाइल की तुलना में काफी छोटा है और वजन भी हल्का है। अस्त्र मिसाइल करीब 3.8 मीटर लंबी है और 7 इंच चौड़ी है। इसका वजन 154 किलो है। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अगले साल की पहली छमाही में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र के मार्क 2 संस्करण का परीक्षण शुरू करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 3 के लिए भी समवर्ती रूप से काम चल रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।